जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ हो प्रेम का भाव वहीं परिवार होता है, और जिसमें हो स्वयं पर विश्वास वहीं हर समस्या का समाधान होता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जीवन में हमें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कई तरह के इम्तिहान आते हैं, लेकिन जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ जाना चाहिए कि हम सही मार्ग पर नहीं हैं। विपत्ति या परीक्षा की घड़ी में ही हमें अपनी वास्तविक योग्यता, साहस और क्षमता की पहचान होती है। इसलिए परीक्षा की घड़ी का विशेष महत्व है जीवन में। समय हमें ये सिखाता है कि हमारी योग्यता क्या है, और इसीलिए समय का सम्मान करना अनिवार्य है। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। परीक्षा के समय में हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत रखने के लिए स्वयं के साथ ही जीना चाहिए, और खुद पर विश्वास कायम रखने के लिए आवश्यक है कि अपने विचारों को शक्तिशाली बनाया जाए, उन्हें सकारात्मक बनाया जाए, साथ ही वर्तमान समय में जिएं, और इसके लिए अपने विचारों में परिवर्तन करना, निरंतर उन्हें बदलते रहना और सकारात्मक बनाते रहना अति आवश्यक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और परीक्षा के समय में हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। देवैस्तेजः परीक्षितं माघ मासे जलेषु वै अतः पवित्रं हि जलम् अशेषाघोघनाशनम्। देवताओं ने अपने तेज को माघ मास में जल में प्रवाहित किया था, इसलिए यह पवित्र जल है जो सभी प्रकार के बाढ़ रूपी पापों की मात्रा को भी सर्वथा नष्ट कर देता है। भक्ति की शक्ति अपार है, जो हमें जीवन में न सिर्फ ऊर्जावान बनाती है बल्कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सशक्त और सक्षम भी बनाती है। महाकुंभ जो पवित्र समागम है, आइए देख लेते हैं उस पर एक विशेष रिपोर्ट और ये जान लेते हैं कि क्या है महाकुंभ का विशेष महत्व। महाकुंभ का भारतीय ज्ञान परंपरा में सदा से ही विशेष महत्व रहा है। प्रयागराज को तीर्थराज के रूप में भी जाना जाता है, और इसके लिए बहुत सी कथाएं हैं जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है कि क्यों प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। आइए आज देख लेते हैं यहाँ पर वेरी मंदिर पर आधारित हमारी सहयोगिनी संवाददाता लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं कि क्या है इस मंदिर का महत्व और पौराणिक मान्यता। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावास्या तदा योगः कुंभाख्यस्तीर्थनायकः। तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी और ये संगम। जय श्री राम के नारे से गूंजती ये है पावन प्रयाग की पावन धरती, जहां भक्ति धारा और गंगा धारा दोनों का सतत प्रवाह है। प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु हैं और वे यहाँ भगवान श्री वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं।
तीर्थराज प्रयाग के 8 प्रमुख मंदिर बताए गए हैं जिनका दर्शन जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं उनको इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। और इनमें भी पुराणों में और सनातन ग्रंथों में वेणी माधव मंदिर, श्री वेणी माधव मंदिर का प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में इसकी गणना होती है। प्रयाग में भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। त्रिवेणी के स्वामी वेणी माधव हैं। वेणी माधव यहाँ की ग्राम दैवत हैं। वेण्याम वेणी, माधव म्हणजे नारायण और वेणी मतलब उनकी पत्नी, मतलब लक्ष्मी नारायण ही वेणी माधव हैं। भगवान श्री वेणी माधव प्रयाग के प्रधान देवता माने गए हैं क्योंकि इनका निवास गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम से बने त्रिवेणी क्षेत्र के मध्य में स्थित है। नीरजे भूतशंकाश पीतकौशे विभूषित प्रयाग निलये स्वामिन् वेणी माधव ते नमः। शंख चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुज चतुर्वर्ग फलाधार वेणी माधव ते नमः। माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ये कहा गया है कि घर से निकलते समय जो कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है 3 बार, उसके सब काम पूरे होते हैं। प्रयाग में 12 वेणी माधव हैं जिनमें से वेणी माधव सरकार त्रिवेणी वाले प्रथम और राजा माने जाते हैं क्योंकि यहीं पर साक्षात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को त्रिवेणी पर यज्ञ करते हुए देखा था और यहीं पर आशीर्वाद दिया था कि यहीं पर यज्ञ करो। सृष्टि का प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने त्रिवेणी घाट पर ही यहीं पर किया था। ये इनका महात्म्य है और इनका एक सूत्र माधो सकल काम साधो, मतलब हे भगवान जितने भी सारे काम हैं उन सबको बना दो। वेणी माधव के दर्शन करके हमारी यात्रा पूर्ण हुई, बहुत अच्छी और सुखद से अंत हुई। सनातन ग्रंथों में श्री वेणी माधव के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति और नाम मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का उल्लेख किया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयागराज। परीक्षा का समय सब पर आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी भी समस्या या परीक्षा का सामना कैसे करते हैं। जैसे जैसे परीक्षा का समय करीब आता है, बहुत से छात्रों को इसका तनाव होने लगता है। और अगर बात करें बोर्ड की परीक्षा की, तो न सिर्फ छात्र बल्कि उनके माता पिता भी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चिंतित रहते हैं। कई बार तनाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे की योग्यता और उसकी परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव आने लगता है। आइए जान लेते हैं कि किस तरह से बोर्ड की परीक्षा सरलता से दी जा सकती है और बोर्ड की परीक्षा के तनाव को कम करने के क्या हैं प्रभावशाली उपाय। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बोर्ड की परीक्षा हो तो ऐसे में तनावग्रस्त रहना काफी छात्रों के लिए समस्या बन जाता है। बच्चों को बहुत तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं। परीक्षा से पहले पढ़ाई करना, काफी समय पढ़ते रहना, याद करने का काम उनके लिए मुश्किल बन जाता है। ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं होती जिनको परीक्षा देनी है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य, खास तौर पर माता पिता भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा का तनाव लेना कैसे हानिकारक हो सकता है, ये समझना आवश्यक है। जैसे घबराहट है, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, बच्चे का बिहेवियर बदलना लगातार हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ज़रूर मशवरा लें, सलाह लें। स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, काउंसलर हमेशा अवेलेबल हैं, 24/7 आपके लिए हैं। और आप घर में, आप भी, मैं समझता हूँ, गार्डियन काउंसलर हैं। आप बच्चे के मन को समझिए, उनसे बातचीत करिए, वार्तालाप करिए। कहते हैं ना कि जजमेंट मत दीजिए कि तुम ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ऐसे ना किया करो, तुम ज़रा चिड़चिड़े ज़्यादा हो गए हो। इस वक्त बच्चे का बिहेवियर, उसकी घबराहट, उसकी अवसाद बहुत नेचुरल है। हम शांत रहें, सुने, सकारात्मक तरीके से उसको एनकरेज करें, एक साक्षरता की फीलिंग दें और ये बोलें कि तुम अपना बेस्ट करो, तुम जितना कर सकते हो अपने मुताबिक बेस्ट करो, किसी से कोई तुलना की बात नहीं है। और ऐसी उम्मीदें जो भी हों आपकी, सपने हों आपके, अभी छोड़ दीजिए। बच्चे के सपने
बच्चे की उम्मीदों को ध्यान दीजिए। तनावग्रस्त रहने का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य, व्यवहार और परीक्षा की तैयारी पर पड़ता है। तनाव यदि अधिक हो तो इसके कारण आत्मविश्वास में कमी, शारीरिक ऊर्जा कम हो जाना, परीक्षा की तैयारी ठीक से न हो पाना, एकाग्रता में कमी और याद करने में समस्या या परीक्षा में भूल जाना, ये तमाम समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से परीक्षा नहीं दे पाता। आमतौर पर तनावपूर्ण माहौल परीक्षा देने के बाद भी समाप्त नहीं होता, बल्कि परिणाम आने तक चलता रहता है। परीक्षा की तैयारी के समय तनाव को दूर रखना जितना आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की तैयारी सही तरीके से करना। परीक्षा की तैयारी के लिए सही योजना बनाना और पढ़ने के लिए सही समय निर्धारित करना उपयोगी है। पढ़ते समय बच्चों को कुछ समय का विराम देना चाहिए, जिससे वो तरोताजा महसूस कर सके। जब सब परिवार के सदस्य मिलके एक ही पहल पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा पे चर्चा, हम क्यों ना इसको भी एक उत्सव समझें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये परिवार के लिए एक सम्मेलन है, एक संगठन है, एक संविधान है। आओ मिलके बातें करें, आओ मिलके शेयर करें। कई बार आप भी पढ़ लीजिए ना, मम्मी थोड़ा सोशल साइंस पढ़ लें, पापा मैथमेटिक्स अपने ज़िंदगी का रिवाइज़ कर लें, भाई बहन थोड़ा बैठ के ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ लें। किताबें इतनी सुंदर हैं आजकल हमारे देश की। कई बार हम भी जनरल नॉलेज अपनी बढ़ा लें बच्चों के साथ। ये भी एक फेस्टिवल है, उत्सव है। आओ मिलके हम स्टडी करते हैं, परीक्षा बच्चा लिख देगा। पढ़ने के लिए वातावरण शांत होना चाहिए, वहीं आरामदायक जगह होनी चाहिए, जिससे बिना शोर के बच्चा आसानी से वहां पढ़ सके। बेड या सोफे पर पढ़ने की आदत बच्चे के लिए समस्या का कारण बन सकती है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव और थकान आ सकती है। आप अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपके अव्वल नंबर हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर आएंगे उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हर कॉलेज में, हर हायर एजुकेशन में जाने के लिए आजकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बहुत कम जगह हैं जहां केवल मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। मार्क्स हमारे लिए एक आगे बढ़ने के लिए एक केवल पहल है। आप नंबर पे ध्यान ना दीजिए, सब्जेक्ट को और टॉपिक को समझने पे ध्यान दीजिए। आप जश्न मनाएंगे, एग्ज़ाम को एक उत्सव समझेंगे। एंजॉय करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको केवल तनाव ना समझें और एक ऐसा ज़िंदगी का पहल ना समझें कि बस इसके बाद ये ज़िंदगी का अंत है अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। पहली सीढ़ी है। बहुत बड़ी जनसंख्या इस दौर से गुजरती है, लाखों लोग इस दौर से गुजरते हैं, माँ बाप भी गुजरे हैं। किशोर अवस्था एक ब्यूटीफुल सीज़न है लाइफ का, एक बहुत अच्छा मौसम है। इसको आओ हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरीके से सेलिब्रेट करें। एक पहल है, वो गुजर जाएगा। आने वाले समय में कॉलेज है, कॉलेज के बाद करियर है, करियर के बाद व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन है। इतनी बड़ी श्रृंखला को हम एक छोटे से तनाव में अपने आप को पारिवारिक जिंदगी से दूर ना करें। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण कई बच्चे समय पर खाना नहीं खाते, साथ ही कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं जिससे उनका वजन बढ़ जाए। परीक्षा के दिनों में उन्हें सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। आवश्यक है कि तनाव के कारण को पहचानें, तनाव को दूर करने के उपाय करें, जिससे छात्र बेहतर ढंग से परीक्षा पूरी कर सके और परीक्षा में सफल हों। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बात हो चाहे बोर्ड की परीक्षाओं की या जीवन में आने वाली किसी भी परीक्षा की, जितनी अच्छी योजना, जितनी अच्छी तैयारी, उतना ही अच्छा प्रदर्शन और उतना ही बेहतर परिणाम। इसलिए तनाव को रखिए दूर और परीक्षा का उत्सव मनाइए। अपना जो बेहतर या उत्तम प्रदर्शन आप कर सकते हैं वो कीजिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने के लिए योग उपयोगी है। कई बार छात्र जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं और उसका कारण होती है एकाग्रता की कमी। योग किस तरह से लाभकारी हो सकता है और किस तरह के प्राणायाम या योगिक क्रियाएं आपके एकाग्रता को बढ़ाने में उपयोगी और सहयोगी है, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन की ज़रूरत सिर्फ यंगस्टर्स को या बच्चों को ही होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमारा कंसंट्रेशन पुअर होने लगता है, और सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं, हमारी मेमोरी भी पुअर होने लगती है, क्योंकि हमारे जो एजिंग का प्रोसेस है वो हमारे पीनियल ग्लैंड के सेक्रेशंस को भी प्रभावित करता है, और बहुत सारे और भी इसके कारण हैं। और आजकल तो ओवर यूजेज ऑफ गैजेट एक बहुत बड़ा कारण है हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन का। इतनी पुअर कंसंट्रेशन हो गई कि हम एक चीज़ को बहुत लंबे समय तक ही नहीं देख पा रहे, बस माइंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हैं। यानी आप किसी भी आयु वर्ग में हो, कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज हम समझते हैं दो ऐसी बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस जो हमारी कंसंट्रेशन को, हमारी एकाग्रता को बेहतर करती हैं। सबसे पहला काम हमको करना है वृक्षासन। इसे वृक्षासन भी कैसे कहते हैं, इसे ध्रुव आसन भी कहते हैं। क्यों? कि ध्रुव वो तारा है जो बहुत सारे तारों में भी अलग दिखता है, यानी वो सबसे यूनिक है। जब आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है, आप सबसे यूनिक हो जाते हो। कैसे इसको करना है? हम इस तरह से सीधे खड़े होते हैं और अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाना, बैलेंस करना। जितनी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बैलेंस कर सके, फिर हाथ को वापस ले आए, पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना। यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आंखों को टिका कर रखें ताकि बैलेंस बन सके। हाथों को वापस ले आए, पैर को भी वापस ले आए। दोनों पैरों को खोलकर हाथों को मिलाकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। हर आयु वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटे बच्चे जो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इसको करना मुश्किल हो जाता है, और एक आयु के बाद भी इसको करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन पुअर होने लगती है। तो कोशिश करें कि किसी दीवार के पास खड़े होकर के इसका अभ्यास करें, इसलिए ताकि अगर आप डगमगाएं तो आप सपोर्ट ले सकें, लेकिन सपोर्ट की आदत न डालें। दूसरा अभ्यास आप करेंगे जिसका नाम है रेखा गति। रेखा गति हमारी मेमोरी, विजडम, कंसंट्रेशन को तो बेहतर करती है। अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको भी इंस्टेंटली लोअर डाउन कर देती है। कैसे करना है रेखा गति का अभ्यास? हम इस तरह से खड़े हो जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। रेखा गति के अभ्यास में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आंखों का बंद होना और हथेलियों को जंघाओं पर टिका कर रखना। आंखें बंद हम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि हमारा दायां पैर आगे जाए तो दाईं एड़ी बाएं पंजे को छू जाए, बायां पैर आगे जाए तो बाईं एड़ी दाएं पंजे को छू जाए। तो गति के साथ रेखा को, लाइन को मेंटेन करना है। एक बार देखिए कैसे करेंगे। आंखें बंद ईमानदारी के साथ, और एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखने में बहुत सरल, बहुत आसान लगता है, पर जब आप इसे धीरे धीरे करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे डगमगाने भी लग जाएंगे। वहीं पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो फोकस करके एक एक स्टेप इस तरह से आगे बढ़ते जाएं। जब 10 स्टेप्स आगे बढ़ जाएं तो यू टर्न नहीं लेना, पीछे भी कैसे जाएंगे, आंखें बंद, और इस ही तरह से हम धीरे धीरे पीछे की ओर आना शुरू कर दें। 10 बार आगे, 10 बार पीछे। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। दोनों हाथों को मिलाकर, पैरों को खोलकर शरीर को ढीला छोड़ दें। सही खान पान लें, गैजेट्स का प्रयोग थोड़ा कम करें, अपनी आंखों से जितना हो सके दूर दूर ग्रीनरी को देखें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें, ध्यान का अभ्यास करें, जाप का अभ्यास करें। हरिओम। ध्यान हमारी शक्ति को बढ़ाता है और ज्ञान आत्मविश्वास को। जीवन में ज्ञान अर्जित करने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, जीवन का सामर्थ्य बढ़ता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ।
नमोस्तु दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह अशुद्ध शब्द है आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट यह शब्द भट्ट के साथ बोला और लिखा जाना शुद्ध नहीं है। यह एक ग्रंथ आर्यभटीयम से ही समझा जा सकता है, जो प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृति है। आर्यभट्ट ने इसे पद्यबद्ध संस्कृत के श्लोकों के रूप में लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कई क्रांतिकारी सूत्र निबद्ध हैं। अब आर्यभट्ट के रूप में कुछ लोगों द्वारा कहे जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। आर्यभट्ट की गिनती भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिकों में की जाती है। उन्होंने उस समय ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनिया के सामने रखा, जब शेष संसार ठीक से गिनती गिनना भी नहीं सीख पाया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जब अपना पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तब उस उपग्रह को नाम दिया आर्यभट्ट, न कि आर्यभट्ट। तो अब आपने आर्यभट्ट इस शब्द के बारे में ठीक से जान लिया है, पर हम में से कई आर्यभट्ट को आर्यभट्ट भी लिख और बोल जाते हैं, जो कि अशुद्ध है। यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, वास्तविक या शुद्ध नाम या शब्द आर्यभट्ट ही है। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट लिखने के पीछे लोगों की धारणा यह है कि ब्राह्मण होने के कारण वे भट्ट होने चाहिए, जैसे कि कुमारिल भट्ट, भट्ट गोपाल, गोपाल भट्ट स्वामी आदि आदि। किंतु बात यह है कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में अर्थात आर्यभटीयम में तथा उनके पश्चातवर्ती भारतीय वैज्ञानिकों ने भी सभी जगह उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है और स्मृत किया है। और यह भी जान लीजिए कि भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। वास्तव में उन्होंने अपने समय में पुरातन पंथी धारणाओं से एक योद्धा की तरह ही लोहा लिया था। तो इस तरह आज आपने जाना कि आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट ही। ऐसे ही आर्यभट्टीयम नहीं, आर्यभटीयम ही। तो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और विशेष रूप से संस्कृत के साथ अधिक अवधान से जुड़े रहें यदि हम, तो ऐसे तथ्यों से रहेंगे सदैव ही परिचित, और तब हम बता सकेंगे कि आर्यभट्ट इस शब्द को यदि वैदेशिक वैज्ञानिक और शोध लेखों तक में भी सही लिखा जा रहा है, तो हम आर्यभट्ट ऐसा लिख और बोलकर अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गौरव के बारे में अनभिज्ञ क्यों रहें। तो आप भी प्रेरणा लें आर्यभट्ट से और बने भाषा भट्ट, अर्थात भाषा के शुद्ध प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहने वाला योद्धा। इत्येव सविनयं निवेदयन् नौमि शुद्ध प्रयोक्तारं संस्कृत वृंदम। हर वो व्यक्ति योद्धा है जो अपने जीवन की परीक्षाओं का सामना करता है। जीवन की परीक्षा सरल होती है, लेकिन अक्सर हम लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं कि दूसरों की नकल करते हैं, जबकि सबका प्रश्न पत्र अलग अलग होता है। इसलिए जीवन को परीक्षा की तरह लें और मेहनत करते रहें। जीवन की कई उड़ान बाकी है, जीवन में अभी कई इम्तिहान बाकी है। चलते रहना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप अपने जीवन में निरंतर परिश्रम करते रहें और हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसी कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप भक्ति की शक्ति का आनंद लीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अहो त्रिवेणी रमणी
मणि